सितंबर 2024 बेंगलोर के यालीकवाल एरिया के 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर से कुछ सड़ने की बहुत बुरी बदबू आ रही थी। ये बदबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गंदी थी कि जो बगल में पड़ोसी रहते थे उनके घर तक ये बदबू जा रही थी। वो पड़ोसी इस बदबू को सहन तक नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही पड़ोसी सोचते रहते हैं कि अब ये बदबू खत्म हो जाएगी, गंदगी साफ हो जाएगी, लेकिन देखते ही देखते ये बदबू बढ़ती जा रही थी और कोई भी जहां से ये बदबू आ रही थी, जिस अपार्टमेंट में से आ रही थी, वहां पर साफ सफाई नहीं कर रहा था। तो पड़ोसी फाइनली डिसाइड करते हैं कि जो उस अपार्टमेंट के ओनर हैं उनको कॉल करके इसके बारे में बताया जाए। पड़ोसी ओनर को कॉल करके बताते हैं कि आपके अपार्टमेंट में जो भी रह रहे हैं आप उन्हें प्लीज बता दें कि उधर कुछ तो सड़ गया और बुरी तरह सड़ रहा है, जिसकी वजह से सारे नेबर परेशान हो चुके हैं। जब ओनर को ये सब पता चला तो ओनर महालक्ष्मी जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी उसे कॉल करते हैं, मगर उसका फोन लगता नहीं है। फिर वो महालक्ष्मी की मदर को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि प्लीज एक बार आप यहाँ पर आइए, अपनी बेटी से बोल दीजिए कि उनके अपार्टमेंट में कुछ तो बुरी तरह सड़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बदबू फैल चुकी है, वो आकर उसे हटा दे। महालक्ष्मी की मदर को ये सब पता चलता है तो वो महालक्ष्मी को कॉल करने की कोशिश करती है, तो फोन लग नहीं रहा था। तो पहले तो वो डर गई कि एक तो बेटी का फोन नहीं लग रहा, ऊपर से उसके अपार्टमेंट में ये सब हो रहा है, वो अपार्टमेंट में है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो आखिर कहाँ है। ये सब बातें उसकी मदर के दिमाग में चल रही थी। फाइनली वो अपार्टमेंट के ओनर के पास जाकर एक स्पेयर की लाती है और अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। जब वो अंदर गई तो बदबू इतनी थी कि उनका दम घुट रहा था। वो देखती है कि अंदर सारा सामान भी बिखरा हुआ था, कपड़े इधर उधर गिरे हुए थे, चप्पल, बैग्स और भी कई दूसरी आइटम्स इधर उधर बिखरी थी। बट इन सब के बावजूद भी उन्हें वो सड़ी हुई चीज नहीं मिल रही थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही। फिर उनकी नजर फ्रिज पर पड़ी। जब उनकी नजर फ्रिज पर पड़ी तो वो देखती है कि फ्रिज से कुछ निकल रहा था। वो कुछ और नहीं बल्कि खून था, जिसे देखकर मानो उनकी सांसें रुक जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो उसे लगा कि शायद ये चिकन वगैरह का खून होगा, लेकिन जब वो थोड़ी हिम्मत करके उस फ्रिज को खोलती है और कुछ ऐसा उनके सामने आया जिसे देखकर वो बेसुध हो जाती है। वो देखती है कि उनकी बेटी महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट्स उस फ्रिज में स्टोर थे। महालक्ष्मी के 59 बॉडी पार्ट्स अंदर थे जो टुकड़ों में कटे हुए थे और फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। एक माँ के लिए यह मंजर बहुत ही भयानक था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस को कॉल किया। पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और जांच शुरू करती है। इतने में फोरेंसिक टीम भी मौकाई वारदात पर पहुंचती है। पुलिस अब घर वालों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में पता चलता है कि घर वालों की जो महालक्ष्मी से लास्ट टाइम बात हुई थी वो 2 सितंबर को हुई थी, जिसमें महालक्ष्मी घर वालों को बोल रही थी कि वो जल्दी आपसे मिलने आएगी। और जब ये सारी बात हो रही थी कॉल पे, तो उस टाइम महालक्ष्मी का एक्स हस्बैंड भी वहां मौजूद था। दरअसल महालक्ष्मी मैरिड थी और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी। महालक्ष्मी के एक्स हस्बैंड का नाम था हेमत दास। हेमत दास और महालक्ष्मी की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी और कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण इन दोनों ने 9 महीने पहले अलग होने का डिसीजन लिया था। जो महालक्ष्मी की बेटी थी उसकी कस्टडी हेमत दास के पास गई थी। 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमत दास के घर को छोड़कर अपने भाई के घर में रहने लगी थी और 3 महीने तक रहने के बाद जो लास्ट के 6 महीने थे वो महालक्ष्मी ने अकेले एक अपार्टमेंट में गुजारे थे, जो कि बेंगलुरु के यालीकवाल में था। महालक्ष्मी एक क्लोथिंग स्टोर पे काम किया करती थी, जिससे उसके दिन प्रतिदिन के खर्चे आराम से निकल जाते थे। जब पुलिस इन सब के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी तो सबसे पहले जो शक के घेरे में आया वो था महालक्ष्मी का एक्स हस्बैंड हेमत दास, क्योंकि इन दोनों का पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था। आए दिन ये दोनों आपस में झगड़े करते रहते थे। महालक्ष्मी ने तो FIR तक कंप्लेन करी थी कि हेमत दास उसके ऊपर कई बार हाथ भी उठाता था, फिजिकल असॉल्ट करता था। तो पुलिस को यह लग रहा था कि वापस से ये दोनों मिले होंगे, इनके बीच में झगड़ा हुआ होगा और गुस्से में हेमत दास ने
महालक्ष्मी को मार दिया होगा, जिसके बाद लाश के टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया होगा। मगर ये सब सिर्फ शक था, कुछ भी कंफर्म नहीं था और पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो हेमत दास को बार बार बुलाकर उससे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि हेमत भी महालक्ष्मी के खिलाफ FIR कंप्लेंट करवा चुका था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। दरअसल हेमंत का ये कहना था कि महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था मोहम्मद अशरफ नाम के एक लड़के से। मोहम्मद अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था और बेंगलुरु में एक सैलून में काम किया करता था और अशरफ भी एक कारण था जिसकी वजह से हेमंत और महालक्ष्मी में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। हेमंत को ये बात पसंद नहीं थी कि महालक्ष्मी मोहम्मद अशरफ से मिले। हेमंत का ये कहना था कि हमारी एक बेटी है, परिवार है और किसी तीसरे आदमी के लिए तुम ये सब छोड़ दोगी और यही सब बातें झगड़े का रूप ले ले। और फाइनली इन दोनों ने अलग होने का डिसीजन ले लिया। जब पुलिस को मोहम्मद अशरफ के बारे में पता चलता है तो वो भी शक के घेरे में आ जाता है। इन सब पूछताछ के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि महालक्ष्मी की मृत्यु काफी दिन पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वो सड़कर बदबू फैला रही थी। जब अशरफ से पूछताछ की गई तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसका महालक्ष्मी से अफेयर था, लेकिन पुलिस केस के डर से उसने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान की सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग्स और लोकेशन से वेरीफाइड हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने एक नया नाम आया जब ये पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई और नेक्स्ट डे से वो लीव पर थी और उसी दिन स्टोर पर काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी उस शख्स की CDR निकलवाई गई तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से कनेक्टेड थे और काफी कॉल्स और मैसेजेस किया करते थे। जब 2 सितंबर को उस शख्स को कॉल किया गया तो उसका फोन बंद आ रहा था, इसलिए पुलिस ने उसके कॉल लॉग से लास्ट डायलिंग नंबर पर कॉल किया जो बेंगलुरु में रह रही स्मृति रंजन का था। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला क्लोथिंग स्टोर में काम करने वाला वो शख्स मुक्ति रंजन राय है और वो उसका भाई है। मुक्ति रंजन के घर वालों के बयान से पूरा सच सामने आया। चलते हैं आज से 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी क्लोथिंग स्टोर पर काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। वो साथ में काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद मुक्ति को लगा कि महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है और वर्किंग आवर्स में भी किसी से घंटों बात करती रहती है। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर के कारण मुक्ति को महालक्ष्मी का एक और अफेयर होने का शक हुआ। कुछ समय पहले जिस जगह हेमत दास खड़ा था अब वहां मुक्ति था। महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव थी, इसलिए वो मुक्ति पर हाथ उठाने का लिहाज भी नहीं करती थी, लेकिन मुक्ति सब कुछ भूल जाता था क्योंकि वो इमोशनली महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। 1 सितंबर को वो आखिरी दिन था जब वो जॉब पर गए थे, यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस वालों ने न सिर्फ मुक्ति को पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर मुक्ति की जेब से पूरे 10,850 रुपए निकाल लिए। पिटने और पैसे लूट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी से बात कर मामला सुलझाना चाहता था। इसलिए उसके दोबारा रिक्वेस्ट करने पर महालक्ष्मी मिलने के लिए राजी हो गई। इसलिए 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी को उसी व्याली कोवाल वाले अपार्टमेंट में मिलने के लिए गया, जहां पर उनका फिर झगड़ा शुरू हो गया शादी को लेकर, जिसमें एक भयानक रूप ले लिया। एक बार फिर महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठा दिया, लेकिन इस बार मुक्ति खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने एक भारी चीज से महालक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देखकर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में उसने महालक्ष्मी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रात का वक्त था, अब मुक्ति को महालक्ष्मी की लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए पास की दुकान से एक
धारदार चाकू खरीदा और महालक्ष्मी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। मैं बता दूं कि पहले महालक्ष्मी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान ये था कि मुक्ति चाहता था कि उसकी लाश को पंखे से बांध दिया जाए, लेकिन फिर वो ऐसा करने में असफल रहा तो दोबारा उसने ये लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने का सोचा। उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाना था और ये सूटकेस आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। जिस जगह पर वो अपार्टमेंट था वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था जहां देर रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी तो उसने वो टुकड़े फ्रिज में स्टोर करने का सोचा, ये सोचकर कि धीरे धीरे वो इनको ठिकाने लगा देगा। फिर वो घर को साफ करके ताला लगाकर निकल गया, लेकिन उसका दिल दिमाग अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक भारी गिल्ट में था, क्योंकि उसने ये सब गुस्से में किया था, गलती से किया था। इसलिए वो अपने परिवार वालों को शहर छोड़ने के लिए कहा और खुद बेंगलुरु से उड़ीसा और फिर बहरामपुर के लिए निकल गया, जहां उसका भाई सत्यरंजन पढ़ता था। मुक्ति कुछ दिन वहां रुकता है और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है, मगर कुछ दिन बाद वो फिर वापस उसी हॉस्टल में आ जाता है अपने भाई के पास। 21 सितंबर जब ये केस सामने आया, ये खबर मुक्ति तक पहुंची। फिर वो बहरामपुर से निकलकर अपनी माँ बाप के पास जाता है और रात का खाना खाकर 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। वहां से कुछ ही दूरी पर वहां के लोगों को कब्रिस्तान में पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिलती है। उसकी स्कूटी पर मिले सामान से लाश की पहचान मुक्ति रंजन के तौर पर होती है। मुक्ति के सामान में पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें उसने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूल किया था। साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट के एंड में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी, जिससे ये साफ था कि मुक्ति ने ये नोट 13 तारीख से पहले लिखा था। इसका मतलब उसे एहसास था कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मुक्ति तक पहुंच पाती, मुक्ति ने मौत को ही गले लगा लिया। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।